कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे लोग? आप बताइए। त्योहार आने वाले हैं, होली दिवाली दशहरा है भाई। दशहरा क्या कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को? स्टूडेंट्स नमस्कार। क्या क्या तैयारी है दिवाली की आप लोगों की? है भाई? आज हमारे अपने घर पे सामने दिवाली की लाइट जलवाली, घड़ी वाली चाइनीज लाइट। चलिए। अच्छा नवीन जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं बेसिक, ठीक है जी। क्योंकि आपकी 10 तारीख से होंगी, अभी तो आपकी क्लास चल रही है, शुरू करने से हो गया। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु का क्रिया मूल्य 980 रुपए है, यदि एक वस्तु का क्रिया मूल्य 980 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? ये टाइप पिछली क्लास में शुरू हो गया था, उस पे जो है बेसिक सवाल हो गया। अच्छा सवाल है, बताओ। 72 सामान को बेचने से एक आदमी को 12 सामान की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। एक वस्तु का कीमत 980 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या करें? वैसे तो सोचने के तरीके कई सारे हैं, पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कभी फेल नहीं होगा। आप मेंटली उससे दिमाग में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो, जब भी हम किसी सामान को बेचते हैं, तो जैसे माना एक वस्तु का कीमत मूल्य है सीपी, सेलिंग प्राइस है एसपी, तो लॉस क्या होता है भाई? किसी सामान को बेचने से लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। एक वस्तु को बेचने से होने वाला लॉस है। सवाल की लाइन को ढंग से पढ़ें तो लिखा जाएगा कि 72 वस्तु को बेचने से एक आदमी को 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। भाई एक वस्तु पे लॉस क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी। तो 72 वस्तु को बेचने से कितना लॉस होगा? 72 से गुणा कर दो। 72 वस्तु को बेचने से कितना लॉस होगा? 72 से गुणा कर दो। आप बोलोगे हां जी सर, ये 72 वस्तु पे लॉस है, किसके बराबर है? तो सवाल के अनुसार ये 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 72 से गुणा करने के बाद 72 आर्टिकल पे लॉस है, 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर निकल दिया। ये क्या आ जाएगा? 72 एसपी बराबर सीपी बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 72 + 12 84, 84 इंटू सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और यहां पे मेरे दोस्तों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बोला है? 980 रुपए। ये 12 × 72 12 × 84 याद आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा। एक आर्टिकल का यहां पर कॉस्ट प्राइस 980 रुपए, तो आप उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 7 से 980 चला जाएगा 140 बार, तो 14 × 84 840 रुपए। सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 840। कितना आसान सवाल बन गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल से जिसमें आपको रुपीस में निकालना है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ये बताएंगे जल्दी से। एक और सवाल। सुलेखा, ऐसा ही थोड़ा सा चेंज है। सुलेखा 1040 में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचती है। पूछा है 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अगर कोई समझदार वाला है तो डायरेक्ट भी सोच सकता है, लेकिन अगर कोई समझदार वाला नहीं है तो भैया फिर उसको जो है लिखना पड़ेगा। सुलेखा 1040 रुपए खर्च करती है और 36 किलो चीनी खरीदती है। यानी कि सवाल के अनुसार ये जो 1040 से क्या है? ये 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, यानी कि क्रिय मूल्य है। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। ये 36 किलो चीनी का क्या है? 36 किलो चीनी खरीदी है 1040 रुपए में। ये 36 किलो चीनी का सीपी है। अब खरीदने के बाद वो चीनी को बेचती है, कितना प्रॉफिट होता है? 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। होता है प्रॉफिट होता है 1 किलो का सीपी है या एसपी है। अब अगर 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 मल्टीप्लाई 36 किलो चीनी पे प्रॉफिट होगा। तो 36 किलो चीनी पे जो प्रॉफिट है वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर ही बोला है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 36 माइनस 10 26, 26 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है ये रहेगा, वो 36 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर वो बालक समझदार है तो इस बात को दिमाग में सोच सकता है कि भाई सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी और खरीदने के बाद बेची और 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी 26 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो 36 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहां पे आपको साफ साफ दिया कि 36 किलो चीनी जो खरीदी थी, 36 किलो चीनी का जो मूल्य है वो 1040 रुपए है। राइट 1040 रुपए। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आ गया? 26 चौका 140 रुपए। तो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है। आपसे 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस पूछा है। 1 किलो चीनी 40 रुपए की बिकती है तो 5 किलो बिकेगी 200 रुपए की। 200 रुपए सवाल का आंसर है। बेटा घर से पढ़ के आया करो यार। ऑप्शन नंबर डी। तो एक एक लाइन के वाला सवाल है, पेपर में फुट फुट के सवाल आते हैं मेरे प्यारे, बताओ। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो मैंने बताया कभी फेल नहीं होगा। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को आपको ढंग से पढ़ना है। जितनी लैंग्वेज सारी यहां पे करा रहा हूं सेम टाइप की। 38 गेंदों को 2240 रुपए बेचने पे 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। एक गेंद का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। जी, जिंदगी का मकसद क्या है? एक गेंद का सीपी निकालना। जैसे सवाल बोला वैसे लिख देना है। 38 गेंदों को 2240 में बेचने से हमने 38 गेंद खरीद के बेची है, कितने में बेची है? 2240 रुपए में। क्या है? ये 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस है बच्चों। सवाल के भाव को समझो। हमने 38 गेंदों को बेचा है, कितने में बेचा? 2240 रुपए में। तो 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस है 2240 रुपए और बेचने से 6 गेंदों के सीपी के बराबर का लॉस हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर लॉस हुआ है मेरे दोस्तों। लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस होता है मेरे प्यारे। क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एक गेंद पर लॉस है, एक गेंद पर। तो 38 गेंद पर कितना लॉस होगा? और एक गेंद पर लॉस है तो 38 गेंद पर कितना लॉस होगा? ये लॉस होगा 38 गेंद पर। 38 गेंदों पर जो लॉस है और किससे गुणा कर देंगे? वो 6 गेंदों के सीपी के बराबर है। 6 गेंदों के क्रिया मूल्य के बराबर है। 38 गेंदों पर लॉस बराबर कर दिया। भाई हमने आपको सिखाया है कि भाई किसी सामान को बेचने से लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। और 38 गेंदों पे कितना लॉस होगा? किसी गुणा कर दो। ये जो लॉस है 6 गेंदों के सीपी के बराबर इक्वल कर दिया। ये चाहिए रहेगा। तो 38 माइनस 6 हो जाएगा 32। 32 गेंदों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे हां जी सर आ गया। 38 गेंदों को हमने बेचा कितने में? 2240 रुपए में। यानी कि 38 गेंद का जो सेलिंग प्राइस है बच्चों कितना है? 2240 रुपए। ये 2240 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। तो एक गेंद का क्रिया मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्तों? जवाब दो। ये 32 से चला जाएगा 70 बार। 32 7 224 होता है ना, तो एक गेंद का क्रिया मूल्य आ गया 70 रुपए। सी ऑप्शन आंसर हो गया। इससे आसान तरीका नहीं पूरी दुनिया में कोई सवाल को करने का। एक और क्वेश्चन ऐसा ही। दो क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। दो सवाल और है, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। बताओ। सवाल जो है वो सीएसएल के पेपर में पूछा गया 2023 में। जवाब देंगे सीएसएल 2023 में। तो सवाल में क्या हुआ? आयुष पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तु खरीदता है और उन्हें 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताएं। पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तु खरीदता है। ये 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रिय मूल्य 70 वस्तु का। पवन 70 आर्टिकल खरीदता है 16,875 रुपए में और 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। लॉस क्या होता है? एक आर्टिकल को बेचने से कितने का लॉस होता है मेरे प्यारे भाई? तो अगर 70 आर्टिकल बेचोगे तो 70 आर्टिकल को बेचने से कितना लॉस होगा? ये 70 आर्टिकल का जो लॉस है वो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यहां से माइनस 70 जाएगा, माइनस 70 जाएगा तो 70 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है माइनस 70 हो जाएगा 70 5 75, 75 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। बोलो हां। सवाल में साफ-साफ देखिए 70 आर्टिकल का क्रिय मूल्य 70 आर्टिकल कितना खरीदे? 16,875 में। तो 70 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है? 16,875 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं। 75 से कितनी बार जाएगा? 75 से कितनी बार जाएगा बच्चों? देखो एंड में तो 25 ही आना है, तो डी ऑप्शन आंसर आएगा हमारे हिसाब से। तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 के बाद बचेगा 18, तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, बचेगा 375, 75 से जाएगा 5 बार, यानी कि 225 रुपए। तो 225 रुपीस एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 50 मैक्सिमम लेवल है, जिसमें सारे आपको अपने जो है जुगाड़ बिठा लेने हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है, कोई हल्की चीज तो है नहीं। दिमाग लगाने वाली चीज बनाएंगे, जल्दी से करो। लास्ट क्वेश्चन टाइप का। 60 कुर्सियों को बेचने से प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। अच्छा, 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक दुकानदार भी ऐसा नहीं कुर्सी बनाता। एक दुकानदार भी पहले कहीं से कुर्सी खरीद के लाएगा, फिर वो ग्राहकों को बेचेगा। दुकानदार एक मिडलमैन है केवल। उस पहली लाइन को ढंग से पढ़ के आप मुझे बताओ कि 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। तो इस लाइन से पढ़ के आप मुझे बताओ कि एक कुर्सी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? इस लाइन को पढ़ के आप मुझे बताओ। 60 कुर्सी को बेचने से जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सी के सीपी के बराबर है। तो आप यहां से हमें ये बताओ कि एक कुर्सी के क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? जब हम 60 कुर्सी बेचते हैं तो हमें 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर का लाभ होता है। बताओ। तो एक कुर्सी के सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? देखो, आप जानते हैं कि ये है प्रॉफिट। 60 कुर्सी पे कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों? ये 60 कुर्सी पे जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सी के सीपी के मूल्य के बराबर है।
यानी कि 60 हो जाएगा 60 + 45 कितना आ जाएगा 105। आप दिमाग में भी सोच सकते थे कि अगर ऐसा है तो 60 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है 60 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस वो 105 कुर्सियों के सीपी के बराबर है। क्या जाएगा 15 चौका 60 15 105। तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा 407। तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 407। एक कुर्सी के सीपी और एक कुर्सी के एसपी का रेशियो 407 होगा। ये पहली लाइन से पता चल गया। पहली लाइन से कोई बात निकाल सकता है पहली लाइन से, यानी कि एक कुर्सी के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 407 हो गया पहली लाइन से पता चला हमें। ठीक है भाई यार तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कब तक मैं आपको बताता रहूंगा इन बातों को? हद होती है। 60 कुर्सी को बेचने से 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। यानी कि माना 60 कुर्सी आपने 60 रुपए की खरीदी है तो 45 रुपए का प्रॉफिट कमा के आपने 105 रुपए की बेची है। तो एसपी सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 407। ठीक आप सुनिएगा, यानी कि एक कुर्सी के क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 407 है। लेकिन दुकानदार ने दिवाली का मौसम आ गया, दिवाली का सीजन आ गया तो दुकानदार ने ऑफर निकाला है 77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी खरीदूंगा। तो बताओ दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा? दुकानदार कहता है बाबूजी मेरी दुकान में आओ और आप मुझसे 77 कुर्सी खरीदो, 21 कुर्सी मेरी तरफ से आपको फ्री है। बताओ अगर दुकानदार ऐसा करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? यानी कि दुकानदार ग्राहक से कहता है कि आप 77 कुर्सियों का ही पैसा दो और घर पे कितने ले जाओ? 77 के साथ 21 चेयर फ्री ले जाओ, यानी कि 98 चेयर ले जाओ। आप 77 चेयर का ही पैसा दो मुझे, मैं आपको 21 चेयर खरीदूंगा, मुझे कोई नहीं पैसा लूंगा, मैं आपको 98 चेयर दूंगा। लॉजिक सुनो क्या मतलब है? आप 77 कुर्सी खरीदो मुझे, मैं आपको 21 चेयर खरीदूंगा, यानी कि मैं आपको 98 चेयर दूंगा। दुकानदार ये कह रहा है। तो भैया दुकानदार जो है वो 98 चेयर देता है लेकिन पैसा केवल 77 चेयर का ही ले रहा है क्योंकि 21 चेयर फ्री दे रहा है। आपसे पूछा दुकानदार को कितना लाभ होगा? क्लियर ध्यान सुनिएगा भाई। दुकानदार पहले कहीं से 98 चेयर खरीद के लाया होगा। दुकानदार एक चेयर खरीद के लाता है 4 रुपए की, तो 98 चेयर दुकानदार ने खरीदी होंगी 3 रुपए की। दुकानदार ने 98 चेयर खरीदने में इतना पैसा खर्च किया होगा। खरीदने के बाद 98 में से 21 चेयर खरीद कर दुकानदार ने पैसा कितने का लिया ग्राहक से? 77 चेयर का ही ग्राहक से पैसा लिया है और एक चेयर वो 60 रुपए की बेचेगा दुकानदार, तो 77 चेयर कितने की बेचेगा? 77 गुणा 60 रुपए की बेचेगा। यानी कि दुकानदार ने इतना इन्वेस्टमेंट किया और ग्राहक से इतना पैसा ले लिया। तो आप मुझे बताओ दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ? ये हो गया रेशियो। या कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। आप सोच पाते तो ठीक है, नहीं सोच पाते तो सवाल को छोड़ दीजिएगा। फिर भी 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 बार 14 बार, 7 से 2 बार और 11 बार रेशियो लेते हैं, या 8 रेशियो 11, यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार ने 8 का सामान 11 में बेच दिया। दुकानदार को 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 8 पर। 1/8 12.5% और 3/8 होता है 37%। तो दुकानदार को 37% का लाभ हुआ है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है। बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन है। यहाँ पे दो सवालों को मिक्स करके बनाया गया है। क्वेश्चन अच्छा है और इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने आपको जितनी वैरायटी बन सकती थी सारी समझा दी। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप रिपीट करके देखिएगा, 25 समय नहीं समझाने का। अगला टाइप 86 नंबर। चलिए ये सबसे सिंपल सवाल है जो मैं आपको टाइप समझाऊंगा, सबसे आसान है। देखो ध्यान से बात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को ही क्रिया मूल्य को ही बेस मान के निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के। ठीक है भाई। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए थी। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, दोनों की कीमत 4158 है, यानी कि दोनों वस्तुएं सेम कॉस्ट प्राइस की, दोनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य सेम है। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी सेम दाम में, जितनी पहली वस्तु कितने रुपए की है, दूसरी वस्तु कितने रुपए की खरीदी है। बोला है उसने पहली वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा, 15% के लॉस पर। बोला क्या है दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए जिससे कि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित न हो। देखो मेरे आप खुद ही सोचो कि आपकी नौकरी लगी और आपने परचून की दुकान खोली, आप तो सर्फ के पैकेट खरीद के लाए, ये भी सर्फ 100 रुपए का है, ये भी सर्फ 100 रुपए का है। आपको पहले पैकेट पे 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो दूसरे पैकेट पे आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए, ओवरऑल जीरो रहे, ना लाभ हो ना हानि हो। अगर पहले 15% का नुकसान हो गया तो दूसरे सर्फ के पैकेट को 15 रुपए का प्रॉफिट बेचना चाहिए। भाई एक सामान पे 15 रुपए का नुकसान हो गया, दूसरे 15 का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल जीरो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दूसरे को 15% का प्रॉफिट बेचना पड़ेगा। बी ऑप्शन। इससे आसान सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है कोई। ठीक है भाई। तो अगला टाइप है बच्चों सेम कॉस्ट प्राइस। अगले टाइप का नाम है सेम सीपी। क्या नाम है टाइप का? सेम सीपी। ठीक है बच्चों, इसकी एक लैंग्वेज बहुत इजी आसान सवाल नहीं बन सकता कोई। अगर ये बताओ 87 नंबर बताओ बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ कि सवाल को सोच समझ के सवाल को बनाएं। तो रिवीजन करना है क्या? एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए थी, प्रत्येक वस्तु की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा, उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, दोनों में से हर वस्तु की कीमत प्रत्येक वस्तु की कीमत 3050 थी। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, दोनों वस्तुएं सेम कॉस्ट प्राइस है, दोनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य सेम है, दोनों से सेम दाम में खरीदी। पहली वस्तु की 3050 की, दूसरी वस्तु की 3050 की, लेकिन दोनों वस्तु के सीपी का रेशियो क्या है? 1:1। दोनों वस्तु के क्रिया मूल्य का अनुपात 1:1 है। 1:1 का मतलब दोनों वस्तु का क्रिया मूल्य सेम है। पहली वस्तु पे 13% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हुआ। पूछा उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बताओ दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसमें कौन सा सक्सेसफुल नहीं लगा? इसमें जी, इसमें का डाउट है। देखो इसमें सक्सेस का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई, डेविएशन का मतलब है बीच में प्लस। आपने दो वस्तु खरीदी, जैसे आपने दो वस्तु खरीदी, एक आपने खरीदा सर्फ और एक आपने खरीदा साबुन। आप एक सर्फ का पैकेट खरीद के लाए, एक साबुन का पैकेट खरीद के लाए। सर्फ भी 100 रुपए का खरीदा, साबुन भी 100 रुपए का खरीदा। सर्फ को बेचा, सर्फ पे 13% का फायदा हुआ, साबुन को बेचा, साबुन पे 25% का फायदा हुआ। कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? कुल का क्या मतलब? कुल का मतलब है सर्फ प्लस साबुन दोनों पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? बीच में प्लस का साइन है, प्लस है। आप परचून की दुकान खरीदते हो, परचून की दुकान खोलते हो, आप हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है मेरे प्यारे। सर्फ पे कुछ और है, साबुन पे कुछ और है, चीनी पे कुछ और है, नमक पे कुछ और है, पत्ती पे कुछ और है, सॉफ्ट पे कुछ और है, हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है। हम आपसे कहते हैं कि कुल कितना फायदा हुआ? कुल कितना फायदा मतलब इस सारे सामानों के क्रिया मूल्य को जोड़ो, टोटल इन्वेस्टमेंट पर कुल कितना फायदा हुआ प्लस। अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो डेविएशन और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो सक्सेसिव। दोनों में फर्क है, हमने परसेंटेज में अच्छी तरीके से समझाया है। इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज में बच्चों को 1 महीने तक पढ़ाता हूं, क्यों पढ़ाता हूं? 1 महीने 1 महीने पढ़ाता हूं। परसेंटेज में कहीं समझाए हुए कांसेप्ट आगे पूरे अर्थमेटिक में काम आते हैं। परसेंटेज में पढ़ाए हुए कांसेप्ट पूरे अर्थमेटिक में काम आते हैं। परसेंटेज में डेविएशन मेथड समझाता हूं, एक हफ्ते तक डेविएशन मेथड की क्लास लगती है, 1 हफ्ते तक। बच्चे कहते हैं सर जल्दी निकाल जल्दी निकाल, मैं कहता हूं तुझसे भाग जाओ तुम, ये मुझे सिखाना है एक ऐसा मेथड पूरे मैथ में लगेगा। अब जिस बच्चे ने वो अच्छे से पढ़ा होगा आज वो सब पूछेगा ही नहीं। बेटा ये सवाल ना डेविएशन का है, बीच में प्लस का साइन है, डेविएशन का सवाल है ये, डेविएशन का। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने कैसे कहा आपको? अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल कोई भी चीज निकालनी है तो बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो लिया करो। बेस का क्या लेते हैं हम लोग? रेशियो लेते हैं, सीपी का रेशियो लेते हैं, या दोनों वस्तुओं का सीपी बराबर है। अगर बेस वैल्यू सेम है, दोनों वस्तुओं का बेस सेम है, अगर दोनों वस्तुओं का बेस सेम है, क्रिया मूल्य सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या कर लेना है? एवरेज ले लेना है। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या लेना है? जस्ट एवरेज। दोनों को जोड़ के याद कर दो। 13 + 15/2 यानी कि कितना? 13 + 25 है, 13 + 25 35/2 19%। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के याद कर दो। तीन संख्याएं जोड़ के 3 से भाग कर दो, 4 है जोड़ के 4 से भाग कर दो। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हम केवल एवरेज यानी कि औसत ले लेते हैं। आप कहोगे सर कैसे और डिटेल में बताओ, हमने तो हम सब परसेंटेज कुछ पढ़े नहीं है, हम रात साथ में पढ़ते कुछ है नहीं। अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे दोस्त आप मान लो कि दोनों वस्तुओं के मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, दोनों वस्तुओं के मूल्य 100 रुपए, दोनों का 100 रुपए। पहली वस्तु पे 100 रुपए का 13% 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 100 रुपए का 25% 100 रुपए का 25% का प्रॉफिट हुआ। पहली वस्तु पे 13 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 25 का प्रॉफिट हुआ। दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिया मूल्य क्या है? दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर पहली वस्तु 100 रुपए की, दूसरी 100 रुपए की, दोनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य 200 रुपए। तो 200 रुपए के सामान पर कितने का प्रॉफिट हुआ? परसेंटेज में कितना आया? इनटू 100%। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, एवरेज नहीं आ गया। 13 + 25 तो एवरेज नहीं आ गया 19%। तो ये हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप परसेंटेज फॉलो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्या खत्म हो जाए, आधे डाउट बाल को निपट जाए, आधी 90% डाउट खत्म हो जाए अगर वो सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर लें और परसेंटेज रेशियो को अच्छे से पढ़ लें। लेकिन मेरे जवान कहते थक जाते पर बालक मेरी बात सीरियस नहीं लेते। मैं भी परसेंटेज 5 क्लास में खत्म कर सकता हूं, क्यों नहीं करता? ये मुझे कांसेप्ट सिखाना है, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूं, मैं कांसेप्ट सिखाने के लिए पढ़ाता हूं। रमाकांत जी का अगर सेल प्राइस सेम होता है, रमाकांत जी वो टाइप भी आएगा, अगली शीट में वो टाइप है जिसमें सेल प्राइस सेम होगा। यानी कि इसका अलग रहेगा तो अलग रहेगा वो बताऊंगा। जितना मैं बताऊंगा बेटा पहले उतना पढ़ो, बाकी पूछो आगे आएगी। टेंशन ना लो राहुल,
इसी आदमी ने 3 वस्तु खरीदी, इसी आदमी ने 3 वस्तु खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3,000 थी। एक आदमी ने 3 वस्तु खरीदी, 3 नंबर सीपी से में, प्रीमियम लेस में। उसने उस वस्तु को कम से 15% लाभ, पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा और तीसरी वस्तु को 15% लॉस पर बेचा। तो उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? अगर तीनों वस्तु का क्लियर मूल्य सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा एवरेज। इन तीनों को जोड़ो, बेटा प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव होता है। तीसरी वस्तु पर 15% का लॉस नेगेटिव, तीनों को जोड़ो, 3 से भाग दो। ये कट जाएगा, क्या आएगा 10/3, 10/3% का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन आंसर है 10/3। बात समझ, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 बनाओ। लेटेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है पिछले साल का 2022 का, बनाएंगे जल्दी से। वो आप पे निर्भर करता है गौरव। दो वस्तु प्रत्येक 200 रुपए पर खरीदी जाती है। दो वस्तु हैं, दोनों को सेम सीपी पर सेम प्रीमियम लेवल पर खरीदा जाता है दोस्तों। उनमें से कुछ 12.5% के लॉस पर, दोनों 3 वस्तुएं मेरे प्यारे, ये दो नहीं है 3 वस्तुएं हैं। 3 वस्तु प्रत्येक 200 रुपए पर खरीदी जाती है। उनमें से एक को 12.5% के लॉस पर बेचा जाता है। 3 वस्तु खरीदी जाती है, तीनों को सेम दाम में खरीदा जाता है। एक वस्तु को 12.5% लॉस पर बेचते हैं, अन्य दो वस्तुएं इस प्रकार बेची जाती हैं कि पूरे लेनदेन पर 20% का लाभ हो। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ परसेंट है। बाकी दोनों वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि पूरे लेनदेन पर, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हो, पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ हो, पूरे ट्रांजैक्शन में। तो आपसे पूछा है बाकी दोनों वस्तुओं पर मिलाकर दोनों वस्तुओं पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है? जवाब देंगे दोनों वस्तुओं पर। करें बच्चों। 3 आर्टिकल बेचे जाते हैं, 200 खरीदे जाते हैं 200 रुपए। वन ऑफ देम सोल्ड एट लॉस ऑफ 12%। एक वस्तु 12% लॉस पर बेचते हैं। अदर टू आर्टिकल आर सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑफ ओनली ट्रांजैक्शन। व्हाट द गेन परसेंटेज ऑन टू आर्टिकल? दोनों आर्टिकल कितना गेन होगा बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, दो सवालों को मिक्स कर दिया है। 3 वस्तु आपने खरीदी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों आर्टिकल पर मेरे दोस्तों, तीनों वस्तु सेम प्रीमियम में खरीदी है। पहली वस्तु पर 12.5% का लॉस हुआ, ओवर 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों वस्तुओं पर, इन दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा? इन दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा बताओ। रिवर्स डेविएशन का सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, 3 वस्तुएं हैं, तीनों का जो सीपी सेम है, तीनों की सीपी का रेशियो है 1:1:1। बात समझ में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इन दोनों वस्तुओं पर कुल सीपी, इन दोनों वस्तुओं पर कुल प्रॉफिट होगा। दोनों का टोटल सीपी 1 + 1 2 नहीं आ जाएगा? दोनों का टोटल सीपी 2 नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। वस्तु कितनी है? 3। पहली वस्तु पर 12.5% लॉस है, बाकी दो वस्तुओं का सीपी आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। तीनों पे मिलाकर 20% का प्रॉफिट आपसे पूछा है, ओवरऑल कितना हुआ? इन दोनों वस्तुओं पर कितना हुआ? तो रिवर्स डेविएशन का सवाल है। अगर ओवरऑल 20% है तो यहां भी 20% होना चाहिए, 1 + 1 2 नहीं आ जाएगा? दोनों का टोटल सीपी 2 नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। वस्तु कितनी है? 3। पहली वस्तु पर 12.5% लॉस है, बाकी दो वस्तुओं का सीपी आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। तीनों पे मिलाकर 20% का प्रॉफिट आपसे पूछा है, ओवरऑल कितना हुआ? इन दोनों वस्तुओं पर कितना हुआ? तो रिवर्स डेविएशन का सवाल है। अगर ओवरऑल 20% है तो यहां भी 20% होना चाहिए, यहां भी 20% होना चाहिए। अगर ओवरऑल 20% का प्रॉफिट है, यहां भी 20 होना चाहिए, यहां 1 रुपए का 12.5% लॉस है। यहां बैलेंस करने के लिए 12.5% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों। 12.5% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितनी वस्तुओं पर? 2 बटे 2। 12.5 तो आ जाएगा 6.25। तो ये 36.25% आ जाएगा। तो दोनों वस्तुओं पर मिलाकर 36.25% का प्रॉफिट है और बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। रिवर्स डेविएशन। जिस बच्चे ने रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ा उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों ये। बेहतरीन, आगे चलेंगे। हमें डेविएशन पूरा एक टाइप पूरा बहुत फेमस। यस, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने बताया तो सेम सीपी वाले, अगर सीपी अलग अलग हो तो कैसे होगा? ये वाला डाउट आता है ना बच्चों सभी को मन में। ये अगर सर दोनों वस्तुओं का क्लियर मूल्य अलग अलग हो तो कैसे होगा? उसी पर सवाल है, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। ए ने दो वस्तुएं क्रम से 40, 80 और 60,020 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु को 6% और दूसरी को 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था? कुल लाभ प्रतिशत क्या था? ये सवाल आपके सामने बताओ। एक बंदा है ए, उसने दो वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु खरीदी उसने 4680 रुपए में 4680 और दूसरी वस्तु खरीदी है 7020 रुपए में। ये दोनों वस्तुओं के मूल्य अलग अलग, सेम मूल्य नहीं है। पहली वस्तु को बेचा 6% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को बेचा 14.5% के लाभ पर। आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहला तरीका बेसिक वाला, जिससे कभी आपका आंसर नहीं आने वाला। क्या है? पहली वस्तु के मूल्य 4080 रुपए है, दूसरी वस्तु के मूल्य 7020 रुपए। तो दोनों वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? दोनों वस्तु का टोटल मूल्य है। एक आदमी ने दो पैक के सामान खरीदे 4080 का 7020 का, टोटल सामान कितना? टोटल मूल्य टोटल मूल्य क्या होगा? ये आ गया। अच्छा पहली वस्तु पे कितना लाभ हुआ? पहली वस्तु पे 4080 रुपए का 6%, पहली वस्तु पे 4080 रुपए का 6% प्रॉफिट कमाया। तो नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी, ऊपर है दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? पहली पे 4080 का 6%, दूसरी पे कितना हुआ? 7020 रुपए का 14.5%। यानी कि आपने टोटल सामान कितने रुपए का खरीदा और आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? बस आगे ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज को आंसर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज नहीं आएगा, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो भाई हमने आपको क्या सिखाया है? हमने आपको सिखाया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको एग्जैक्ट सीपी की जरूरत ही नहीं है, आप सीपी का ले लिया करो बच्चों, रेशियो। आप क्लियर मूल्य का अनुपात ले लिया करो। क्लियर मूल्य का अनुपात अब 0 से 0 चला जाएगा, किससे जाएगा ये? अभी 234 से जाएगा, 2 से काटेंगे 234 और ये आपका बचेगा भाई 3 बार। 234 से डिवाइड हुआ है 2 बार और 3 बार 2 रेशियो 3। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दोनों वस्तुओं के क्लियर मूल्य का अनुपात 2 रेशियो 3 है। पहली वस्तु पे 6% प्रॉफिट है, दूसरी पे 14.5% का प्रॉफिट है। ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर फर्स्ट प्लस 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 आता है बीच में, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं? 6% यहां 14.5, 14.5 को बेच करके कैसे लिख सकते हो? 6%, 6% प्लस 8% सिखाया मैंने आपको। देखिए अगर डाटा आसान है तो वेटेड एवरेज लगा लेगा। डाटा मुश्किल है डेविएशन। 6% का प्रॉफिट यहां भी है, 6% का प्रॉफिट यहां भी है, 6% का प्रॉफिट तो होना ही होना है। प्लस एक्स्ट्रा कितना है? या 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। 3 रुपए का 8.5% जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो सभी सामान में बच जाएगा। टोटल सीपी कितना? टोटल सीपी 2 3 5 5 में इक्वल बढ़ जाएगा, 5 5 से 8 जाएगा 17 17 51, 6 में 5.1 जोड़ेंगे 11.1%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 11.1% का होगा। डी ऑप्शन आंसर है। ये है तरीका, समझ में आया बच्चों? यानी कि ये सारे सवाल डेविएशन मेथड के हैं। ओवरऑल प्रॉफिट में पूछा गया है, डेविएशन से आप निकालोगे। हाँ जी प्राची। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 90 था, अब क्वेश्चन नंबर लेंगे 91। एक और सवाल आपके लिए, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन के बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। जल्दी से करो फटाफट। राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल 5,000 रुपए सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पर बेचती है। पूरे लेनदेन में 10% का लाभ कमाने के लिए सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? उल्टा सवाल है। राधा कंप्यूटर टेबल खरीदती है, कंप्यूटर टेबल राधा कंप्यूटर टेबल खरीदती है और सेंटर टेबल खरीदती है, सेंटर टेबल कंप्यूटर टेबल खरीदती है 10,000 रुपए में और राधा सेंटर टेबल खरीदती है 5,000 रुपए में। सीपी का रेशियो क्या है? 5 दूनी 10, 2 रेशियो 1। कंप्यूटर टेबल सेंटर टेबल के लिए मूल्य का अनुपात 2 रेशियो 1 है। कंप्यूटर टेबल को बेचती है, कंप्यूटर टेबल को बेचती है 8% लाभ पर। पूरे लेनदेन में 10% का लाभ कमाने के लिए सेंटर टेबल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? पूरे लेनदेन का मतलब कंप्यूटर प्लस सेंटर टेबल दोनों पर मिलाकर अगर 10% का ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है तो सेंटर टेबल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए? आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट मुझे रिवर्स डेविएशन ज्यादा पसंद है। अगर ओवरऑल 10% प्रॉफिट है तो ये 10% होना चाहिए, 10% होना चाहिए। ओवरऑल 10% पर आएगा, ये 10%, ये 10%, ओवरऑल 10% आएगा। लेकिन 8 10 8 कितना कम है? 2 कम है। तो 2 दूनी 4% कम है। बैलेंस करने के लिए 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवा देंगे। कितने के समान पर? 1 रुपए के समान पर, यानी कि 10 + 4 14% के प्रॉफिट। सी ऑप्शन। दिस इज रिवर्स डेविएशन। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 92 93। 2 क्वेश्चन अगला टाइप आपके सामने, बताओ कर पाओगे ना ये वाला? ना बेटा अंकुश करिए।
कितना आसान है। दो मोटरसाइकिल सीपीसी में, दो मोटरसाइकिल का क्रिया मूल्य समान है, सवाल ने चिट के दिया। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाले से 48 रुपए ज्यादा बेचा जाता है, कुल लाभ 20% है। बताओ, दो मोटरसाइकिल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्रिया मूल्य सेम है, पहली मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा जाता है, कुल दोनों मोटरसाइकिल मिलाकर 20% प्रॉफिट है, दोनों को मिलाकर तो एवरेज 20 होना चाहिए। अगर सीपीसी में और प्रॉफिट एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज 20 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के अगर 20 आना चाहिए, एवरेज 20 दोनों का सम कितना आएगा 40, 40 का 20 होता है तो यहाँ 15% प्रॉफिट है, तो सेकंड मोटरसाइकिल पर कितना प्रॉफिट होगा 25%, 15 + 25 15 25 एवरेज 20 आ जाएगा। पहली मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा जाएगा, दूसरी को 20% लाभ पर, दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से कितने % ज्यादा लाभ पर बेचा जाएगा 10%, सवाल को दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से 48 रुपए ज्यादा बेचा गया 10% वैल्यू 48 रुपए, प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रिया मूल्य 100% वैल्यू पूछिए 48000 रुपए, ये ऑप्शन आंसर। सवाल एकदम सरल है, नो डाउट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है एक और ऐसा ही 93, उसके बाद जो हम टाइप को चेंज करेंगे। नेक्स्ट बनाएं ये ऑप्शन। दो वस्तु एक्स और वाई, लिखना कम है, लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। दो वस्तुएं एक्स और वाई, उनके क्रिया मूल्य सीपीसी में, दो वस्तु एक्स और वाई के सीपीसी में, वस्तु एक्स को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। आर्टिकल वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। दोनों वस्तुओं को बेचने से जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 14% है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है, ईच वस्तु का सीपी क्या है। तो दो वस्तु का सीपीसी में पहले को 20% लाभ बेचा गया, दोनों वस्तु पर ओवरऑल प्रॉफिट 14% है, ओवरऑल प्रॉफिट 14% है, तो इन दोनों का सम 28 होना चाहिए। एवरेज 14 है तो टोटल क्या होगा, दो सम का एवरेज 14 टोटल 28 होगा। ये 20% है तो यहां पर कितना प्रॉफिट होगा 8% का, चलो सोचते हो ना, 20 और 28 का ओवरऑल आ गया 14% प्रॉफिट, यानी कि आर्टिकल एक्स पे 20% प्रॉफिट हुआ, वाई पे 8% प्रॉफिट हुआ। तो आर्टिकल वाई पर एक्स से कितना कम प्रॉफिट हुआ 11% और 12%, ठीक है। दोनों वस्तुओं का सीपीसी में 100%, आर्टिकल वाई को एक्स से 126 रुपए कम में बेचेगा, 12% की वैल्यू 126 रुपए है, 1% कितना है 12 2 120 हो जाएगा 10.5, 1% की वैल्यू 10.5 है, 100% आएगा 1050 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। इससे आसान तो कुछ नहीं दुनिया में, आप बोलोगे इससे आसान तो कोई सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है, और क्या करवाओगे। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप चलिए नेक्स्ट, अगला टाइप 4 क्वेश्चन कराऊंगा टाइप पे, टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस। बताओ अगला टाइप बनाएं एकदम ठीक है रोहित। वस्तु 3 है, 2 नहीं है। अभी ने ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अलग से कुछ भी कंसेप्ट बनाने का नहीं है। अभी ने 624 रुपए में दो वस्तु खरीदी, यानी कि दो वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस है, दो आर्टिकल खरीदे, कुल 624 में खरीदे। एक वस्तु को 14% के लाभ पर लॉस पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनके कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है, उनकी सीपी का डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया और आसान सवाल, पहले बेसिक तरीका। अभी ने दो वस्तु खरीदी, मैंने मान लिया कि दोनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य है ए और बी। अभी ने दो वस्तु खरीदी जिनका कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य ए और बी है, दोनों वस्तु कुल मिलाकर खरीदी है, दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी है वो 624 रुपए है। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा। बताओ एक वस्तु का क्रिया मूल्य है ये 14% के लॉस पर बेचा पहली वस्तु को, अगर 100% से 14% कम में बेचोगे लॉस बेचोगे तो समान कितना 86% में। दूसरी वस्तु को 14% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु का क्रिया मूल्य बी है, 14% के प्रॉफिट में बेचोगे तो समान कितना मिलेगा 114% में। बात करें 100% 14% प्रॉफिट होगा तो समान क्रिया मूल्य 114% में बिकेगा। तो यहां से दोनों आर्टिकल के ए और बी के सीपी का यानी क्रिया मूल्य का रेशियो आ जाएगा, ए से बी उधर चला जाएगा 114/86। ये दोनों आर्टिकल के सीपी का यानी क्रिया मूल्य का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। याद है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, ये इस सवाल को करने का बेसिक है। मैंने दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल के बराबर कर दिया, सवाल में बोला गया दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य सेम है, कॉस्ट प्राइस अलग है बट विक्रय मूल्य सेम है। तो प्यारे भाई ध्यान सुनो, पेपर में जब भी ऐसा सवाल है इंपॉर्टेंट टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पहले बता दूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है ए से बी का रेशियो निकालना होता है तो इंटरचेंज हो जाता है। 86 आ जाता है बी के पास और 114 आता है मेरे दोस्तों ए के पास, 114 ए के पास। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो बता सकते हैं। एक आदमी दो वस्तु खरीदी 624 रुपए, पहली वस्तु को 14% लॉस पर बेचा, दूसरी को 14% प्रॉफिट पर बेचा। सीपी का रेशियो आएगा ये वाला इधर आएगा, पहले 100 + 14 114 रेशियो, ये मान 14 हो जाएगा, दूसरी वस्तु के पास 100 - 14 86 डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट तरीका है मेरे प्यारे, आपको ये पूरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर, दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया, दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है 114 + 86, दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी 200 200 के लिए सवाल में 624 रुपए दिए, दोनों आर्टिकल को 624 रुपए में खरीदा गया है। आपसे पूछा दोनों के लागत मूल्य में कॉस्ट प्राइस अंतर बताओ, इसका सीपी 114 से 86 का डिफरेंस क्या है, 114 में से 86 घटाएंगे कितना डिफरेंस है, आपको 28 और आपसे 28 यूनिट के लिए पूछे, 200 यूनिट के लिए 624 रुपए है और सवाल में आपसे 28 यूनिट के लिए पूछे, जवाब देंगे 28 मतलब 7 आंसर जो भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 या 6 आएगा यूनिट 6 आएगा 87.36 बी ऑप्शन 87.36। सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करेगा 200 के लिए 624 कितना होगा 3.12 3.12 हो जाएगा 28 के 84 और 28.12 गुणा करेंगे 280 और 56 यानी कि 336 84 में 3.36 रुपए जोड़ लीजिएगा 87.36 रुपए, सवाल का आंसर बी ऑप्शन 100 - 14 86। सिद्धार्थ पूछे सर एक साल में सीजन निकालना संभव है क्या? सीजन तो 3 महीने निकालना भी संभव है, वो आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम हैं। ऐसे बालक भी जिन्होंने 3 महीने की तैयारी में सीजन निकाला है और ऐसे बालक भी जिनके 5 साल की तैयारी करते हुए कुछ नहीं निकला उनका, निर्भर करता है कि आपका दिमाग किस स्तर पे काम करता है, आप मेहनत कितनी करते हो, आप नसीब कितना है, आपने बचपन में कैसे पढ़ाई करी है या फिर आप कितने सीरियस है। कैसे आया क्या कैसे आया भाई? तो दोनों का टोटल सीपी 114 + 86 200 200 के लिए 624 रुपए, दोनों का क्रिया मूल्य। सवाल पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ो, दोनों के सीपी का डिफरेंस 114 86 का डिफरेंस 28 28 के लिए पूछिए नहीं भरत। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल जवाब देंगे सब लोग, क्या आंसर है मेंस के पेपर का पूछा हुआ 95 नंबर, करो जल्दी से करो। रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदती है, रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं खरीदती है ए और बी, वह वस्तु ए को 16% के लॉस पर बेचती है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, बिल्कुल देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। सवाल सॉल्व होगा, बोला यदि वस्तु ए को 1147.5 बेचा गया तो ए पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। देखिए सवाल सॉल्व करने के लिए ए का सीपी निकालना है। अब सुनो, दो वस्तु ए और बी 1734 रुपए में खरीदी, ये सीपी यानी क्रिया मूल्य। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरी बात बहुत प्यारा सवाल है। रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं खरीदती है ए और बी, ए को 16% लॉस पर बेचती है, बी को 20% लॉस प्रॉफिट पर बेचती है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मैंने अभी आपको शॉर्टकट समझाया है, ए पे 16% का लॉस है, ए पे 16% का लॉस है, बी पर 20% का प्रॉफिट है, तो 20 चला जाएगा 120, दोनों की सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा 120 रेशियो। जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर करूंगा तो ये आएगा 16 आ जाएगा, बी के पास 100 - 16 84। ये दोनों आर्टिकल ए और बी के सीपी का रेशियो आ गया, ये दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। तो प्रैक्टिस आएगा बेटा, सेलिंग प्राइस लाइन खरीदे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? हुआ क्या कि जैसे आर्टिकल ए का 16% लॉस, आर्टिकल बी को 20% बेचा, बी 20% का प्रॉफिट, बी को बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करूंगा तो ए और बी के सीपी का रेशियो आ जाएगा। बट ये लाइन लिख के अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट ये चीज सिखाइए ना आपको। ए और बी के सीपी का रेशियो आएगा, किससे चला जाएगा 12 से 12 2 120 12 87 84, तो दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य का अनुपात आ गया भाई 10:7। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक का कॉस्ट प्राइस चाहिए। रेशमा ने 1734 में दो वस्तु खरीदी थी, दोनों का टोटल सीपी क्या है, एक का 10 है, बी का 7 10 और 7 17। तो सवाल में 17 यूनिट की वैल्यू 1734 रुपए है, 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1734 रुपए कितने गुना 102 गुना 102 17 का 17 102 गुना, तो ए का सीपी क्या है 10 की वैल्यू 102 गुना हो जाएगी 1020 रुपए। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 1020 रुपए। आपको हमें कैसे पता चलेगा कि ए का सीपी निकालना है? अरे भैया पूछा ए के बारे में, बी के बारे में नहीं पूछा। तो आर्टिकल ए का सीपी आया 1020 रुपए में। अब सवाल पूछा गया यदि ए को 1147.5 बेचा जाए तो ए पर कितना लाभ होगा, तो ए के सीपी की जरूरत है, बी से क्या मतलब मुझे। तो पूछा ए के बारे में, आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 1020 रुपए है, 1020 रुपए का सामान आर्टिकल ए को 1147.5 बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। 1020 का सामान 1147.5 बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, 80 और 47 127.5 का प्रॉफिट होगा, 127.5 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा
1020 का 10%, 1020 का 10% 102 होता है, 127.5 10% जा जाएगा, 12 नहीं होगा। 1020 का 12% 2 दूनी 4 आएगा। 1020 का 10% 102 है, 10% 10.5 जा जाएगा, सही आंसर डी ऑप्शन 12.5% प्रॉफिट है। 1020 रुपए का 12.5% 1 बाई 8 करके देख लो, 1000 रुपए का 1 बाई 8 125 और 20 रुपए का 1 बाई 8 होता है, 2 निकालो, 125 में 2.5 27.5 आ गया, आप बोलोगे आंसर आ गया 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। और नहीं करना भैया, मैं तो ऑप्शन से उड़ाऊंगा, ऑप्शन से उड़ाने की कला जान लो, वरना एग्जाम में तुम उड़ा देगा। आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 96 करके बताओ, एक क्वेश्चन है सही, सेम टू सेम एक क्वेश्चन है सही, जवाब दीजिए। आया। विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपए में खरीदी। विजय ने खरीदी फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन 38,200 में खरीदे, दोनों सामानों का टोटल क्लियर मूल्य, फ्रिज को बेचता है 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचता है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। लाइन देखते ही पता चल गया, दोनों को सेम सेम प्राइस पर बेचा है। वॉशिंग मशीन का क्लियर मूल्य बताओ, आपको सॉल्व करने के लिए निकाला, दोनों की सीपी का रेशियो सबसे घटिया टाइप पर नहीं करना, शॉर्टकट सिखाया हुआ है। फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचा, 24% जाएगा 100 - 24 76। वॉशिंग मशीन को 15% प्रॉफिट बेचा, 15 फ्रिज को 15% प्रॉफिट बेचा जाएगा 100 + 15 115, यानी कि दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा वॉशिंग मशीन का क्लियर मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्लियर मूल्य 115, 115 23, 23 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, सी ऊपर हो जाएगा। मैं आगे भी नहीं करूंगा इस सवाल को, मैं केवल देखूंगा बस। सॉल्व करने के स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा, दोनों का टोटल क्लियर मूल्य क्या है भाई, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का जोड़ूंगा, जिस प्लस चेक आ जाएगा 1 7 1 8 19, दोनों का टोटल क्लियर मूल्य है 76 + 115 191, इसकी वैल्यू सवाल में 38,200 रुपए दी कितने गुना, तो आपको वैसा 200 गुना 200 टाइम्स, आपसे यहां पे वॉशिंग मशीन का क्लियर मूल्य 115 115 की वैल्यू 200 गुना आ जाएगी, यानी 23,000 रुपए वॉशिंग मशीन का क्लियर मूल्य होगा, सी ऑप्शन आंसर कर पाओगे। हाँ राहुल रंजन जी, समझ में आया? ठीक, चलो एक सवाल करेंगे बच्चों, यहां पर मैं टाइप को चेंज करूंगा, एक जो इंपॉर्टेंट टाइप उसमें कई सवाल करवा रहा हूं बाल को, अब इतना भी नहीं सीखोगे क्या होगा। देखिए सवाल नंबर 2017 की मेंस की परीक्षा में सवाल आया था, क्या क्वेश्चन करने की तारीफ है भाई लोग, बताओ जल्दी से। एक ग्रामीण व्यक्ति ने बकरी और भेड़ एक साथ 14,250 में खरीदी, एक विलेजर ने खरीदा बकरी और भेड़, दोनों को मिलाकर खरीदा 14,250 रुपए में। उसने बकरी को 10, उसने भेड़ को 10% के लाभ पर बेचा है, बकरी को 20% के लॉस पर बेचा है, दोनों जानवरों को सेम प्राइस पर बेचा है ना, ही सोल्ड बोथ द जानवर एट सेम प्राइस, सेम प्राइस सेम है। आपसे पूछा सस्ते जानवर का क्लियर मूल्य, आपसे पूछा सस्ते जानवर का सेम टाइप है, ठीक है। भेड़ को 10% के लाभ पर बेचा, हाँ जी, ठीक है, आगे साउंड ओके चलिए। तो ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, मैंने बेसिक बताया, लेकिन आपको बेसिक बेसिक चेक करना नहीं पड़ना, शॉर्टकट आपको करना है। क्या होगा मैंने कारण समझा, कितने हुआ है 19 14,250 को 19 से भाग करो, 19 से 33 बचेगा 19 5 750 गुना, तो 8 की वैल्यू 750 गुना होगी, यानी कितना आएगा 75 4 375 600 होता है 6,000 रुपए। तो सस्ते जानवर का क्लियर मूल्य 6,000 है, कहां गया डी ऑप्शन, सवाल का आंसर है डी। चलिए मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे और मैं स्टूडेंट्स आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। चलिए सवाल नंबर है 98, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, एक सवाल कराऊंगा बच्चों, इस टाइप का एक सवाल बनाएंगे, 98 नंबर सवाल जल्दी से करेंगे। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट 2100 और 3150 में खरीदे, पहले जैकेट को k% के लाभ पर, दूसरे जैकेट को k% के लॉस पर बेचा गया, दोनों का बिक्री मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, k का मान ज्ञात करें। बताइए जोसेफ भाई ने दो जैकेट खरीदे, पहला जैकेट 2100 रुपए का खरीदा है, दूसरा जैकेट 3150 रुपए का खरीदा है, अलग दाम में खरीदे। पहले जैकेट को k% लाभ पर बेचा गया, दूसरे जैकेट को k% के नुकसान पर बेचा गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मैंने आपको परसेंटेज मल्टीप्लाई फैक्टर पढ़ाया है कि अगर आप किसी संख्या को k% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1 + k%, याद है किसी को, किसी भूल गए, किसी संख्या को k% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 + k%, k% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 - k%। तो प्रॉफिट लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस को, अगर मैं आपसे कहता हूं पहले जैकेट को k% लाभ पर बेचा, इसका मतलब ये हुआ साधारण भाषा में कि पहले सामान को इसके क्लियर मूल्य से k% ज्यादा दाम पर बेचा है। तो 2100 रुपए पे k% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में, 2100 का 1 + k% में बिका है। दूसरे सामान पे k% का लॉस हुआ तो दूसरा सामान बिका कितने में, 3150 रुपए का खरीदा था, k% का लॉस हुआ, 3150 रुपए का 1 - k% में दूसरा सामान बिका। पहला सामान कितने रुपए में बेचा गया, दूसरा सामान कितने रुपए में बेचा गया, दोनों का सेलिंग प्राइस यानी कि मूल्य सेम है, इक्वल होना चाहिए। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, ठीक है जी। एक ही सवाल करवा रहा हूं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बताओ किससे जाएगा ये, 1050 से जाएगा, 105 दूनी 210, 105 315 तीन बार भाई, 2 एकम 2, ये 3 एकम 3, 3 और 2 का डिफरेंस 2 की एकम 2, 3 की एकम 3, 3 और 2 का डिफरेंस 1, ये प्लस 2 के परसेंट माइनस 3 के माइनस 3 के माइनस प्लस का 2 के होगा 5%। अब इसको ऑप्शन से लिख सकते थे, बट मैंने आपको सॉल्व करके बताया k% आगे 1/5, अगर k% 1/5 है, k% की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो k का मान कितना है 20, 20% होता है ना 1/5, तो k की वैल्यू 20 आ जाएगी, k की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20% 1/5 होता है, ठीक है ना। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो बच्चों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वैरायटी आपका सेम सेलिंग प्राइस की मेरे, ठीक है ना। यहाँ से मैंने आपको 5 सवाल कराए, पहले मैंने आपको बेसिक बताया जिसमें आपको ए बी मान के करना है, लेकिन उतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, हमने शॉर्टकट बता दी, बैक रेशियो लिख सकते हो। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको परसेंटेज रेशियो का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान। आपका परसेंटेज रेशियो कमजोर है, इसका मतलब ये मान लीजिए आपका पूरा अर्थमेटिक कमजोर है। अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे, लास्ट टाइप करेंगे आज की क्लास का, दो सवाल होंगे बच्चों इस टाइप पर, 99 और 100, 99 नंबर और 100 नंबर। देखो बच्चों, देखो मैं आपसे कहता हूं नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या मतलब इस बात का,
ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। इसका मतलब आपने कितना कमाया जीरो, आपने ना कुछ कमाया ना ही आपने कुछ गमाया, यानी कि आप जितना पहले थे आज भी उतने पर ही हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ना तो आपने कुछ पैसा कमाया है ना ही आपको किसी पैसे का नुकसान हुआ है। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस से दो अर्थ निकलते हैं, आपको दोनों अर्थ समझाऊंगा। सपोज आपने परचून की दुकान खोली, परचून की दुकान पर आप साबुन और तेल रखते हो। सपोज आपने परचून की दुकान खोली, उसमें आप साबुन और तेल रखते हो, तो साबुन और तेल, ठीक है। साबुन का सीसी, साबुन की पैकेट लाते हो आप, साबुन का पैकेट लाते हो आप 80 रुपए का, साबुन बढ़िया वाला आपकी दुकान में 80 रुपए का, और तेल का पैकेट लाते हो बच्चा 150 रुपए का, तेल का डिब्बा लाते हो 150 रुपए का, क्लियर मूल्य बता रहा हूं आपको, क्लियर मूल्य, ठीक है ना। होता क्या है दुकानदार बहुत सारे आइटम अपनी दुकान में रखता है, बहुत सारे आइटम, साबुन तेल नमक चीनी पानी सब रखता है, फिर हर सामान को बेचता है, हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल लेनदेन में कुल लेनदेन में पूरी दुकानदारी में ना तो आपको प्रॉफिट हो ना ही आपको लॉस हो, इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई दुकानदार एक जगह से सामान खरीद के लाया और आपको बेचेगा। दुकानदार साबुन 80 रुपए का खरीद के लाया, तेल को 150 रुपए का खरीद के लाया। आपको बताओ दुकानदार ने साबुन 80 रुपए खरीद के लाया था, 100 रुपए में बेच दी, 100 रुपए में। अब बताओ तेल को कितने रुपए में बेचना चाहिए, तेल को कितने रुपए में बेचना चाहिए जिससे दुकानदार को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तेल को कितने रुपए में बेचना चाहिए जिससे दुकानदार को ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, जवाब दो। एक दुकानदार साबुन 80 खरीद के लाया, तेल 150 रुपए, एग्जांपल ले रहा हूं, उसने साबुन को 100 रुपए में बेचा, तेल को कितने दाम पर बेचना चाहिए कि दोनों वस्तुओं को बेचने से पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, तेल को किस दाम पर बेचना चाहिए, किस दाम पर बेचे जिससे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। सोच समझ के बताओ, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें आपके पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं, आपके कितना पढ़ा कितना छोड़ा है, ये तो एक जनरल व्यवहार की चीज है, एक बिना पढ़ा लिखा दुकानदार भी इस बात को जानता है। जो बालक इस साल को भी गलत कर रहे हैं ना, वो बालक तो दुकान खोलने लायक भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है उनकी। एक दुकानदार साबुन खरीदा 80 रुपए में, तेल खरीदा 150 रुपए में, साबुन को 100 रुपए में बेचा, यानी कि मेरे दोस्तों साबुन पे कितना प्रॉफिट कमाया 20 रुपए, साबुन पे कितना प्रॉफिट कमाया 20 रुपए। अगर साबुन पे 20 रुपए का मुनाफा हो गया और तेल पे 20 रुपए का नुकसान हो जाए, आदमी जीरो पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आदमी जीरो पे आ जाएगा। भाई आपके दो बिजनेस चलते हैं, पहले बिजनेस पे आप 1 लाख रुपए कमाते हो, दूसरे बिजनेस में आप 1 लाख रुपए खो देते हो, तो ओवरऑल एक महीने आपकी कमाई कितनी, जीरो ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। आपके दो बिजनेस चलते हैं, पहले बिजनेस में आप एक महीने 1 लाख रुपए कमाते हो, दूसरे में आप 1 लाख रुपए का नुकसान उठा लेते हो, तो दोनों बिजनेस में मिलाकर एक महीने में कितनी कमाई, जीरो, 1 लाख फायदा 1 लाख नुकसान, जीरो पे आ गया। तो अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस कमाना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, अगर साबुन पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो तेल पे 20 रुपए का नुकसान, तेल को 20 रुपए के नुकसान में बेचना होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहाँ 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरे 20 रुपए का नुकसान हो गया, और ओवरऑल कहां आ गया, जीरो पे नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि आपको तेल को कितने रुपए बेचना पड़ेगा बेटा, तेल को 130 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों, एक दुकानदार ने बहुत सारा सामान अपनी दुकान में लगाया, बहुत सारा सामान, साबुन खरीद के लाया, तेल खरीद के लाया, साबुन और तेल खरीदने में टोटल खर्चा कितना हुआ, साबुन और तेल खरीदने में टोटल खर्चा हुआ 230 रुपए का, 80 + 150 230 रुपए। साबुन और तेल उसने बेचा तो सामान का कितना, साबुन 100 रुपए का, तेल 130 रुपए का बेचा, सामान अभी 230 का बिका है। यानी कि जितने रुपए का टोटल सामान खरीदा था उतने रुपए में ही आपको टोटल सामान बेचा गया। यहां से दो अर्थ निकलते, दोनों अर्थ आपको पता होंगे, दो मीनिंग होते हैं यहां पर, दो मीनिंग। अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस इसका मतलब है कि आपने टोटल सामान जितने रुपए का खरीदा था, टोटल सामान आपने 80 + 150 230 रुपए का खरीदा था, टोटल सामान आपका 130 रुपए का बिका। जितने रुपए का टोटल सामान खरीदा था उतने ही रुपए का टोटल सामान बिक गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बेटा मानो परसेंटेज अलग है, फिर यहाँ कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी। दूसरा अगर आप साबुन पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक सोचो, भगवान के लॉजिक सोचो, आप दो वस्तु खरीद के लाते हो, एक वस्तु पे 20 रुपए का फायदा हो जाए, दूसरे पे 20 रुपए का नुकसान हो जाए, ओवरऑल आप जीरो पे आ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। यानी कि एक वस्तु पे आप जितना प्रॉफिट कमाओगे, दूसरी वस्तु पे आपको उतने ही रुपए का नुकसान अगर हो जाए, तो मेरे दोस्तों ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, दोनों मतलब यहाँ से निकलते हैं। माना करें सर साबुन पे 25% प्रॉफिट है, तेल पे 25% लॉस होना चाहिए, मानो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बेस मान के निकाली जाती है सीपी को, साबुन का सीपी अलग है, तेल का सीपी अलग है, समझ में आया कि नहीं। अब होती है किसी चीज का कॉमन सेंस लगाया करो यार, तुम लोग कैसे मालूम को इसी पर बेसिस सवाल करके बताओ इस सवाल को। सुजाता ने कुल 1080 रुपए में दो वस्तु खरीदी, सुजाता ने दो वस्तु खरीदी कुल 1080 रुपए में, एक को 25% के लाभ पर बेचा, सुजाता ने दो वस्तु खरीदी कुल 1080 रुपए में, एक वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचने से उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। दोनों वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बीच कितना अंतर है, दोनों के सीपी के बीच क्या डिफरेंस है। ये सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ एक लाइन ने पूरा खेल बदल दिया, पूरे लेनदेन से ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि हुई। सी नाइदर गेन्स नॉर इनकम से लॉस, ना तो पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। सुजाता ने दो वस्तु खरीदी, मैंने वाले दो वस्तु खरीदी है ए और बी, उनके सीपी क्या क्रिया मूल्य ए और बी है। पहली वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, पहली वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 20% का लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे 20% का लॉस हुआ। बात क्लियर, आप बोलोगे सर पूरे लेनदेन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई, इसका मतलब हुआ कि पहली वस्तु पर जितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है दूसरी वस्तु पर उतने ही रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि बराबर होना चाहिए। पहली वस्तु पर होने वाला लाभ दूसरी वस्तु पर होने वाले नुकसान के बराबर है। दो तरीके से सामान आपने खरीदे, पहली वस्तु पर जितना लाभ हुआ दूसरी वस्तु पर उतने ही रुपए का नुकसान हो गया और ओवरऑल ट्रांजैक्शन का रहा जीरो। यानी कि दोनों आर्टिकल ए और बी के सीपी क्रिया मूल्य का रेशियो क्या आएगा भाई साहब, 5 5 25 5 24, दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आएगा 4/5, क्रिया मूल्य का अनुपात दोनों आर्टिकल के 4 रेशियो 5 आएगा। पिछले सवाल की तरह नहीं था, पिछले सवाल में सवाल जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का नहीं मानव, बिल्कुल नहीं। पिछले सवाल में सेल प्राइस सेम था, यहां मेरे दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस है, दोनों सीपी का रेशियो आ गया, दोनों का टोटल सीपी का रेशियो, दोनों का टोटल सीपी 4 5 9 9 की वैल्यू 1080 रुपए है, सीपी का अंतर 1 मिनट, दोनों के सीपी का अंतर 1 मिनट आएगी, बाद में 120 रुपए, दोनों के क्रिया मूल्य का अंतर 120 रुपए, पहला ऑप्शन 4 5 1 मिनट, 1 की वैल्यू 120 रुपए, कोई एलिगेशन फैलिगेशन नहीं, ठीक है जी। एक सवाल और अभी कराऊंगा, कल तक आप भूल जाओगे, पूछोगे कैसे आया कैसे आया, ठीक है। एक सवाल और करो जल्दी से, सवाल नंबर 100 बनाएं। एक व्यापारी 75 रुपए में दो आइटम खरीदता है, वह 16% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को 14% के लॉस पर बेचता है। सौदे में वह ना तो कोई लाभ कमाता है ना ही कोई नुकसान होता है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, यहाँ पर दोनों वस्तुओं की लाइन इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग का प्लीज पूछा गया दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पूछा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा, सेलिंग प्राइस का जवाब दो। इस सवाल का आंसर कौन करेगा, फटाफट बताएंगे। एक व्यापारी 75 रुपए में दो आइटम खरीदता है, पहले वस्तु को 16% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 14% के लॉस पर बेचता है, मैंने मान लिया। दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य हैं ए और बी है, दो आर्टिकल खरीदे ए और बी, उनके सीपी क्या है ए और बी। पहले आर्टिकल पे 16% का लाभ प्रॉफिट हुआ और दूसरे आर्टिकल पे 14% का लॉस हुआ, 14% का लॉस, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, तो दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आएगा, ये बराबर होना चाहिए। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ ना, इसका पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हुआ है दूसरे आर्टिकल को उतने रुपए का लॉस हो गया, तो दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आएगा, एसीपी का रेशियो आएगा, तो जाएगा 16 7 रेशियो 8, ये दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, सीपी का रेशियो, आप बोलोगे सीपी का। लेकिन पूछा क्या है, दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ। ये तो सीपी आ गया, मुझे तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। पहले आर्टिकल पे 16% प्रॉफिट है, दूसरे पे 14% लॉस। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे दो जीरो बढ़ा देते हैं, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर दो जीरो बढ़ा देते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। पहले आर्टिकल पे 16% का लाभ हुआ, 700 रुपए के सामान पे 16% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने, 700 प्लस 16 112, ये आ गया मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का। दूसरे आर्टिकल पे 14% का लॉस, 800 रुपए 14% का लॉस, तो सामान बिका कितने में, 800 और 14 112, दूसरा सामान बिका कितने में, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। मैं वैसे पूरा जोड़ के लिख सकता हूं, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, आपसे इनका भी डिफरेंस पूछा गया, बताओ डिफरेंस क्या आएगा। पहले आर्टिकल 16% प्रॉफिट, कितने 700 16 700 16 लॉस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखो 112 में से माइनस 112 घटाऊंगा 224 और 700 में 60 घटा दूंगा माइनस 100, यानी 124 आ गया। दोनों के सीपी का डिफरेंस आ गया, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ गया 124, 124 मतलब 31, 31 का मल्टीपल आएगा, आंसर है सी ऑप्शन 31 मल्टीपल। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 75 रुपए, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस का जवाब दो, पहला सामान का सीपी 700 है, दूसरे का 800 है, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस 1500, 700 700 1500, दोनों सामान 1500 खरीदे, 1500 की वैल्यू साल में 75 रुपए दी है, कितने गुना 5 गुना। आपसे पूछा दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 124 यूनिट, इसकी वैल्यू 5 गुना है 124 रुपए, सवाल का आंसर है।
मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी है, तो मुझे अच्छा और आसान लगा ये। पहले समान सीपी 700 700 प्रॉफिट मार्जिन, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, दूसरे का सीपी 800 14% लॉस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब इनको जोड़ूं फिर घटाऊं, मेरी गलत मेहनत हो जाएगी, मुझे मेहनत कम करनी है। सेलिंग प्राइस का क्या डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसमें से उठा लिया 112 में से -112 224 700 में 700 -224 -124 किलो निकाल डायरेक्ट। जबरदस्त और बेहतरीन सवाल, पाइप ओवर। आज कहीं बाकी कल परीक्षित समाप्त कर देंगे। बाय।